ओके सर, वेलकम टू BBA बिजनेस बातचीत विद अनूप। तो हम लोग आज का पॉडकास्ट पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोलॉजी और एंट्रोलॉजी क्या होती है। यूरोलॉजी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूरो का मतलब होता है यूरिन और लॉजी का मतलब साइंस। ओके। तो यूरिन से रिलेटेड जो भी विज्ञान है जिसमें यूरिन का बनने से लेके यूरिन के निकलने तक का जो सिस्टम है, यानी प्रोड्यूस होना, किडनी जो यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां, इसके बाद जो जो यूरिन ट्रैक्ट है, यूरेटर, ब्लैडर और पेनिस से यूरेथ्रा, जो सारे सिस्टम से रिलेटेड ये जो भी डिजीज है वो सब यूरोलॉजी के अंदर आती है। इसके अलावा यूरो के साथ साथ जेनाइटल ट्रैक्ट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जेनाइटल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट और यूरिनरी ट्रैक्ट का डेवलपमेंट कॉमन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट यानी जेनिटेलिया से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो भी यूरोलॉजी के अंदर ही आती हैं। तो बेसिकली एंड्रोलॉजी जो कहें, एंड्रोलॉजी का मतलब होता है, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। एंड्रोलॉजी एक तरह से विज्ञान है जो पुरुषों की स्पेसिफिक डिजीज है, यानी कुछ डिजीज तो कॉमन होती हैं और कुछ महिलाओं की होती हैं और कुछ डिजीज इस तरह से पुरुषों की होती हैं। तो पुरुषों की जो स्पेसिफिक डिजीज होती हैं वो एंड्रोलॉजी में आ गई। तो यूरोलॉजी में एक तरह से एंड्रोलॉजी एक यूरोलॉजी का ही सब डिवीजन है और उसी के अंतर्गत ही एक विज्ञान है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अमोद, भारत में मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिकल और मोस्ट कॉमन एंड्रोलॉजिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मेंस में? जैसा कि आपने जानना चाहते हैं कि क्या क्या सामान्य समस्याएं हैं यूरोलॉजी में, देखिए जैसे किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम किडनी के अंदर स्टोन्स। ओके। किडनी के अंदर जो स्टोन बनते हैं वो इंडिया में काफी कॉमन है। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे? पथरी। पथरी, जिसे हम पथरी बोलते हैं, पथरी की बीमारी, गुर्दे में पथरी की बीमारी है ना, ये किडनी स्टोन, ये बहुत ही कॉमन समस्या है क्योंकि यहाँ का तापमान ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन बना रहता है। ठीक है। और हम लोगों के खान पान में भी कुछ इस तरीके का है, डाइटरी जो है और यूरिन का पानी में भी कुछ ऐसे अवयव हैं जिसकी वजह से यहाँ स्टोन ज्यादा होता है। मैं कहूँगा कि ये इसको स्टोन बेल्ट बोलते हैं इस तरह से। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम कहेंगे स्टोन की बेल्ट है ना। तो हमारा यूपी और खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब स्टोन बेल्ट है। यहाँ बहुत ज्यादा गुर्दे की पथरी की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो एक तो ये किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है जो यूरोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉमन है, वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि की प्रॉब्लम, जो उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है और पेशाब में रुकावट डालती है। वो बेसिकली कॉमन समस्या है जो पुरुषों में होती है। तो ये दो बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हम डील करते हैं। एंड्रोलॉजी में जैसे कि मेल में जो प्रॉब्लम्स होती है, यंग मेल में ज्यादातर वो इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। यंग मिडिल एज के लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं, इम्पोर्टेंस, नामर्दगी है ना, शीघ्र पतन की बीमारी है और नपुंसकता, शीघ्र पतन के अलावा संतानहीनता, शुक्राणुओं में कमी, ये तीन प्रॉब्लम्स जो यंग एज में लेके आते हैं। ये तीन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी तो और भी यूरोलॉजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर्स हैं, पेशाब की थैली से रिलेटेड समस्याएं हैं, इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स हैं। बट मोस्ट कॉमनली मैं कहूँगा कि गुर्दे की पथरी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास पेशेंट्स में 10 में से 5-6 मरीज इसी चीज के होते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि शायद एंड्रोलॉजी से संबंधित सवाल है, STD क्या होता है? STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, ये किसके अंदर आएगा एंड्रोलॉजी? देखिए ये एक ब्रॉड कैटेगरी है ये। आप वैसे तो ये बीमारी जो है, इसको मेडिसिन के डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं, इसको स्किन के डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसमिट हुई है वो किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है ना। यदि वो किस ऑर्गन पर रिफ्लेक्ट हुई है, मरीज उस तरह से वहां पर प्रेजेंट करता है। यदि कई बार वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पहली बार वो पेनिस में दिख रही है तो मरीज डेफिनेटली वो यूरोलॉजिस्ट के पास आता है, या फिर है ना वो एंड्रोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट आ सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बुखार की तरह प्रेजेंट करती हैं, है ना, या किसी अन्य तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। ओरल कैविटी में भी सेक्सुअल ओरल सेक्स की वजह से हो सकता है ना। तो फीवर जैसे बताया कि कुछ वायरस HIV वगैरह की डिजीज है, HIV फीवर की तरह ही आता है, वेट लॉस तरह आता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि बीमारी का प्रेजेंटेशन किस तरह से हुआ है। STD का नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो किसी और के साथ संबंध बनाता है तो सेक्स यानी वीर्य के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से जो ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो वीर्य के माध्यम से ट्रांसमिट होती है, या वजाइना में वेजाइनल फ्लूइड के माध्यम से मेल को आ सकती
सकता है या मेल के वीर के माध्यम से फीमेल में जा सकता है। ओके सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पता कैसे चलेगा सर? डॉक्टर अमूद, पता कैसे चलेगा कि हमें एसटीडी हो गया है? यदि एसटीडी देखिए एक बहुत बड़ा शब्द है, एक कैटेगरी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, हर डिजीज का अपना प्रेजेंटेशन होता है। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ज्यादातर बीमारियां जिससे हम लोग मोस्ट कॉमन बीमारी के बारे में कहें तो गोनोरिया है ना, सिफिलिस है, इसके अलावा सैंक्रोइड वगैरह इस तरह की डिजीज है। जो हर्पीज है, ये बीमारी बहुत कॉमन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। बाकी जैसे कुछ फीवर जिसके बारे में जो बहुत लोग डरते हैं ज़्यादातर जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा फियर या फोबिया होता है एचआईवी का, है ना। एचआईवी हो गया, एचआईवी तो नहीं हो गया, मैंने सेक्स कर लिया, मेरा कंडोम फट गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और ये हो गया, उसके बाद से ये हो गया, है ना। तो उसके बारे में वो तो एचआईवी का प्रेजेंटेशन शुरुआती तौर पर मतलब इसमें जेनिटेलिया में कुछ भी नहीं दिखेगा। यदि आप पेनिस में कुछ भी नहीं दिखेगा, लोगों को डर रहता है कि पेनिस में कोई अल्सर हो गया तो एचआईवी तो नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर केसेस एचआईवी में पेनिस में या स्क्रोटम में कहीं कोई चेंज नजर नहीं आएगा। एचआईवी का प्रेजेंटेशन शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप हो सकता है 1 महीने बाद, 21 दिन बाद, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद एक थोड़ा फीवर की तरह पहले प्रेजेंट करेगा। सिंपल फीवर होगा, फ्लू की तरह आपको लगेगा फीवर आया और 1-2 हफ्ते बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो अमूमन एचआईवी अननोटिस्ड ही चला जाता है। एचआईवी की शुरुआत की अवस्था में आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपने टेस्ट नहीं कराया तो हो सकता है आप कुछ ना पता चले, बस एक सिंपल बुखार की तरह आप लेंगे उसके और इसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद कई सालों बाद आपको लगेगा कि आपको कुछ इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ने लगेंगे, जल्दी जल्दी बुखार होने लगेगा, कुछ इन्फेक्शन बार बार होंगे, तो आपकी बीमार होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, जो एक सामान्य व्यक्ति को यदि बुखार यदि साल में 1-2 बार आता है, उसको हो सकता है 4-5 बार आने लगे। कुछ ऐसे स्किन में डिजीज आने लगे, है ना, जो नॉर्मली सामान्य नहीं होता। तब हमें डाउट होता है कि मरीज की इम्यूनिटी कुछ कमजोर हो रही है, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है, मरीज को बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एचआईवी के कुछ फेजेस होते हैं। फिर उस फेज में हम प्रवेश करते हैं, तब डाउट होता है कि हम लोग टेस्ट कराते हैं तो उसमें कहीं कहीं निकलता है तब वो। और इसके बाद एक लेट स्टेज होती है, बहुत एडवांस स्टेज, लगभग 10 साल बाद अवस्था आती है। अच्छा, कि पहली बार जब संक्रमण होता है व्यक्ति को, उसके 9-10 साल बाद वो स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स। यानी एड्स बहुत एडवांस स्टेज है। अच्छा, हाँ, यदि संक्रमण हुआ है यदि आज से, तो उसके 8-10 साल बाद, 10 साल बाद, जो उस समय मनुष्य की इम्यूनिटी जो होती है जो इतनी कम हो जाती है, उसकी बेसिकली कुछ सेल्स होती हैं जो बीमारी से लड़ने की, जो व्हाइट सेल्स होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट बोलते हैं, है ना, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, वो हेल्पर टी सेल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं, मतलब बहुत उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। तो वो व्यक्ति साधारण से साधारण बीमारी से भी लड़ नहीं पाता। छोटे छोटे जो नॉर्मल हम लोगों के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई बहुत सारे जो स्ट्रांग वायरस ही हैं, वही हम लोगों को इन्फेक्ट कर पाते। नॉर्मल वायरस हम लोग इन्फेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस सकते, हमारी बॉडी की स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है। लेकिन जो एड्स हो जाता है उसको ऐसे बैक्टीरिया भी अंदर में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं, जो सामान्यता नहीं होते। तो एड्स की अवस्था बहुत एडवांस स्टेज होती है और उस समय फिर वेट लॉस, भूख न लगना, बार बार तरीके के इन्फेक्शन होना, कहीं बार बार दस्त आना, कहीं टीबी हो जाना, ट्यूबरकुलोसिस, एक टीबी जैसे नॉर्मल बहुत टीबी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं एचआईवी का जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। okay. होगा कोई अन्य बीमारी की तरह प्रेजेंट होगा और उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको एचआईवी तो नहीं, अंडरलाइन एचआईवी सिर्फ एक माहौल क्रिएट कराता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इनवाइट करता है कि भैया आ जाओ, तमाम तरह की बीमारी को न्योता देता है। ठीक है, तो एचआईवी का अपना स्वयं क्लियर प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि इसका लक्षण है। एचआईवी अमूमन टेस्ट में ही हम लोग, यदि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है, जब डाउट होता है, तब टेस्ट के दौरान हम लोग पता कर पाते हैं। वैसे एचआईवी का कोई लक्षण नहीं है। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जो बात है तो उसमें जैसे दूसरी बीमारी है, जैसे हमने बताया सिफिलिस है। सिफिलिस की प्राइमरी स्टेज भी कई बार अननोटिस्ड रह जाती है। उसमें यूजुअली शुरुआती अवस्था में पेनिस में अल्सर होता है, पेनिस में ग्लांस में एक अल्सर होगा। ठीक है, अल्सर यानी कटा हुआ घाव, कटा हुआ, इसमें दर्द भी नहीं होता। अच्छा, ऐसा अल्सर हो जाएगा इसमें कोई दर्द नहीं होगा, वो कुछ दिन रहेगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, अपने आप भी खत्म हो जाता है, कुछ साधारण दवाई देने से खत्म भी हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद जो है वो दूसरी तरह से प्रेजेंट होता है, जैसे सेकेंडरी सिफिलिस करते हैं, वो उसके अन्य प्रेजेंटेशन होते हैं। फिर टर्सरी सिफिलिस होता है, फिर अन्य ऑर्गन्स के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह सिफिलिस का प्रेजेंटेशन होता है।
इसी तरह गोनोरिया का प्रेजेंट होता है ना, उसमें यूरिन में जैसे मवाद आना, पेशाब में मवाद आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार लगना। तो हर एसटीडी का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, क्योंकि एसटीडी एक कैटेगरी है, हाँ, बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी अलग अलग डिजीज हैं और सब बीमारी का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। सर कुछ डॉक्टर राकेश कुछ आप ऐड करना चाहोगे? सर आप प्लीज कंप्लीट प्रेजेंटेशन किया। ओके थैंक यू सर। आपने जो अभी बातें बताई हैं कि एसटीडीज, HIV और जो आपने इन डिसीज़ का नाम बताया है, इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है आपको लगता है? हुकअप्स, आजकल जो कैजुअल सेक्स बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, कॉमन कारण तो देखिए ये सब बीमारियां आज ये कहना गलत है या इसका क्लियर डेटा नहीं है कि हम लोग ये बीमारियां अब कॉमन हो गई। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अब ये कम कॉमन है, अब ये बहुत कम है। हम लोग यदि हम कहते हैं हाँ बहुत कम है, जितना हम डरते हैं, मैं कहूँगा कि मैंने HIV पॉजिटिव पेशेंट्स कई सालों से नहीं देखा। जबकि हम HIV स्क्रीनिंग बहुत कराते हैं, हर पेशेंट की HIV स्क्रीनिंग होती है। जो भी सर्जरी में हम जब लेते हैं कोई पेशेंट तो सबकी HIV स्क्रीनिंग जरूर होती है, लेकिन साल में मुझे नहीं लग रहा एक मरीज से ज्यादा हम कभी देख पाते हैं। तो HIV का इंसिडेंस इतना डरने की जरूरत नहीं। प्रॉब्ली उसकी वजह क्या कि अब लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं और कंडोम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यंग लोग ऐसा नहीं है, यंग लोग काफी जागरूक हैं और खासकर फीमेल भी अब काफी जागरूक है। विदाउट कंडोम्स, सो और कंडोम फ्रीली अवेलेबल है। अब लोग जो है दुकान में जाकर मांगने में उतनी हिचक नहीं है लोगों के अंदर। इनफैक्ट आप तो इतने पहले तो मेल्स हिचकते थे और फीमेल की तो बात ही दूर है, अब तो फीमेल भी नहीं हिचकती हैं। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा ये पॉजिटिव चेंजेस है समाज में। मुझे लग रहा है इसको है ना, ये तो हम इसको कहेंगे कि इस तरह की जागरूकता यदि है, फीमेल्स अपने हेल्थ कॉन्शियस में जागरूक है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादा बर्डन तो फिर फीमेल्स पे ही आता है। हाँ, इस पे सच बताया जाए कि यदि इन्फेक्टिविटी देखा जाए तो यदि एक मेल फीमेल के साथ सेक्स करता है और मेल यदि इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो फीमेल का संक्रमण होने की चांस ज्यादा है। बजाय यदि फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल सेक्स करेगा तो उसका संक्रमण का चांस कम है। मतलब हर तरीके से फीमेल्स फीमेल ज्यादा सफरर होती है। इफ दे डू सेक्स विद अ मेल पार्टनर हु इज हैविंग HIV, दे आर मोर प्रोन टू हैव दिस HIV अदर देन। सो उनको फीमेल्स को तो बहुत ही हर तरीके से ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि वो कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि उनको ज्यादा, एक तो प्रेगनेंसी का तो डर है ही है, जो STD होने का जो डर भी उनको ज्यादा है मेल की तुलना में। बिकॉज कि देखिए ऐसा है कि मेल कैन वॉश देयर जेनिटल्स इमीडिएटली आफ्टर हैविंग सेक्स, ठीक है, दे कैन नीटली क्लीन। उनको उनके जेनिटेलिया में यदि कोई खरोंच है, क्रैक्स है, एब्रेजेंस है, वो विजिबल है, ठीक है, मेल्स के जेनिटेलिया में, ठीक है। बट फीमेल्स के जो वजाइना हिडन पार्ट है, फीमेल्स को भी नहीं पता होता अपने जेनिटल्स, उन्होंने कभी ढंग से नहीं देखे होते हैं, वो विजिबल नहीं है। क्रैक्स, एब्रेजन, खरोचे, जो स्क्रैचेस है माइन्यूट, वो उनको नहीं विजिबल होते। अंदर अल्सर है, डीप वजाइना में अल्सर है, सर्विक्स में अल्सर है, वो भी विजिबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पर यदि इन्फेक्टेड सीमेन जाएगा तो डेफिनेटली वो और सीमेन काफी देर डिपॉजिट रहेगा कंटेंट, तो ज्यादा चांस है कि वो उनको ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। पहले भी बीमारियां थी, आज भी ये बीमारी है। बीमारी कोई नई नहीं आई है, कहीं से नया नहीं हुआ। हाँ, ये बात कहते हैं कि HIV वायरस थोड़ा नया है। HIV वायरस जो आया था, STLV वायरस जो था, वो बंदरों से आया था शुरुआत में। हमें पता चला था कि उधर से करीब आई थिंक 40 साल हुए होंगे, उस समय तो उस समय डिस्कवर हुआ था इस HIV। तो डेफिनेटली वायरस, नए नए वायरस क्रिएट होते रहते हैं नेचर में। तो लेकिन और भी बाकी जैसे हम कहें सिफिलिस एक डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया, ये डिजीज तो आदि से हैं, कोई आज की थोड़ी है ना। आप लिटरेचर्स में है, पुराने हैं, तो ये बहुत पुरानी बीमारी है, भी होती हैं। सर तो एक क्वेश्चन था मेरे मन में आ गया अभी कि ये इतनी प्राइवेट बातें हैं, लोग तो अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करेंगे कि मुझे HIV हो गया, मुझे एड्स हो गया, या फिर मैं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, तो लोग आपके पास आते हैं। कोई भी सिंपल बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी कभी शेयर नहीं करना है, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो। कमजोरी छुपाना एक इंसान की नियत है। खासकर मर्दाना ताकत की बात आती है तो मर्दाना, यहाँ मर्दानगी की संबंधित बात आती है, उस ईगो की बात आती है। तो बात ये है, इसलिए और कोई नहीं। अन्य बीमारियों को मर्दानी इसलिए आदमी फ्रेंकली बोल देता है कि ठीक है ये है, लेकिन यहाँ पर बात इसलिए छिपाता है। तो क्या डॉक्टर्स अपने पेशेंट को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीज?
देखिए हम बहुत होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हाँ एक जो डॉक्टर होता है, सिर्फ डॉक्टर बीमारी उसका जो इवेल्यूशन होता है वो हमें हर पॉइंट से मरीज का देखना पड़ता है। हम मरीज को सिर्फ फिजिकली ही नहीं ट्रीट करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली, उसको मोरल बूस्ट करना, और हम जब असेसमेंट करते हैं, एक ब्रॉड असेसमेंट जो करने का मतलब है, तो उसकी हेल्थ को, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को, उसकी साइकोलॉजी को हम हर तरीके से अंडरस्टैंड करके ही हम लोग कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि हाउ ही विल मैनेज। तो एक जो वाइज डॉक्टर होता है उसको बहुत ब्रॉडर तरीके से उसको पेशेंट को जज करना होता है। ठीक है, तो हम ताकि वो बीमारी जो करंट डिजीज है उससे कैसे ठीक करें, और लेकिन फ्यूचर में भी दोबारा ना हो जाए, या समाज को भी हम ध्यान में रखते हैं कि बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट ना करें। तो हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मरीज के लिए नहीं है, हमें सोसाइटी के प्रति भी, उसकी फैमिली के प्रति भी है। तो मुझे हर तरीके से उसको जजमेंट करना पड़ता है, और हर पहलुओं को देखने के बाद ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और एडवाइस देते हैं। डॉक्टर राकेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि डॉक्टर्स क्या जज करते हैं अपने पेशेंट को इन सब चीज़ों में? जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनसे इन सब सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं। जैसे कि सपोज कभी कोई पेशेंट आया जिसको डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन में, धात जिसे कॉमनली बोला जाता है, तो हम वो हिस्ट्री में उससे वही चीज पूछते हैं कि कहीं आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो नहीं किया है आउटसाइड जाके, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं उनका ऑक्यूपेशन होता है लॉन्ग टाइम के लिए वो बाहर रहते हैं घर से, जब उनका इच्छा होता है तो कई बार वो ऐसी जगह चले जाते हैं करने के लिए जहाँ पे कि हाइजीन, कॉन्डोम वगैरह का यूज नहीं होता है, या कई बार उनके लिटरेट मतलब इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसे पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। सेकेंडली, जो प्रोफेशनल ऐसे होते हैं कि जिसमें ज़्यादा ब्लड हैंडलिंग, सैम्पलिंग और ये सब अनप्रोटेक्टेड तरीके से, ग्लव्स ना पहनना, डायरेक्टली ब्लड सैंपल ड्रॉ करना, इन लोगों को भी कई बार है ना प्रिक वगैरह हो जाते हैं जो कि अननोटिस चले जाते हैं। पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, बाद में उनको जब सिम्टम्स आते हैं तब उनकी, या फिर हम जब किसी सर्जरी के लिए स्क्रीनिंग कराते हैं तब उसमें हमको पता चलता है ये पॉजिटिव हो गया। तब अगर हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं तब अल्टीमेटली वो समझ में आता है कि हाँ हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, या हमारे को कट हुआ था, या हमारा कभी एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम में ब्लड वगैरह जो भी चढ़ा या नहीं, इमरजेंसी में कई बार होता है। अब तो खैर ब्लड को चेक करके चढ़ाया जाता है। अर्लियर पहले इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है था कि इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाता था। ये सब चीज़ें हम वो अपनी हिस्ट्री से ही पता करते हैं। कई बार हमें क्रॉस क्वेश्चन करने होते हैं, पेशेंट नहीं बताता है, सपोज ट्यूबरक्लोसिस है, पेशेंट नहीं बताता है। मैं ये सब चीज़ें हम, मैं यही जानना चाहता था कि अगर कोई आया है तो आप उसको कंफर्टेबल कैसे करते हो ताकि वो अपनी सच्चाइयाँ बाहर निकाले? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उससे पहले उसको अपना एक्सप्रेस करने देते हैं। फिर लीडिंग क्वेश्चन हमारा वो होता है कि हमको क्या चाहिए उस पेशेंट से। जैसे कुछ बता? जैसे कि सपोज पेशेंट आता है, वो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता, बस वो यही बोलता है हमें पेशाब में दिक्कत है। आया पेशाब में दिक्कत है, तब हमें स्पेसिफाई करके उसको हमें पूछना पड़ता है पेशाब में दिक्कत बहुत सारी होती है, क्या दिक्कत है? आपकी धार कमजोर हो रही है, आपकी धार पतली है, आपकी पेशाब स्टार्ट करने में आपको टाइम लगता है, या जोर लगाना पड़ता है, या आपको बार बार जाना पड़ता है। ये सब चीजें वो नहीं इतना समझता है। पेशेंट बोलता है पेशाब बहुत ज्यादा होती है कई बार, बट जब हम उससे स्पेसिफिक पूछते हैं बहुत ज्यादा होती है, बहुत बार होती है, तब वो बताता है कि हाँ बहुत बार होती है। बहुत ज्यादा तो अमाउंट उसको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि हम लीडिंग क्वेश्चन से कैसे पूछते हैं, तब हमको उसका सारा चीजें, क्योंकि अगर सही आंसर जब आप तक नहीं निकालोगे तो आप डायग्नोज भी नहीं कर पाएंगे। डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। अब वो हमको पता होता है कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, तो अल्टीमेटली कई बार होता है अरे वो डॉक्टर तो बहुत जानता है, पहले ही हमारे बता देता है कि अच्छा है ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो एक कॉमन चीजें हैं। अगर मान लो किसी की प्रोस्टेट बड़ी हुई है, तो अगर हम उसको बोले बाबूजी आपको जोर लगाना पड़ता है पेशाब में, तो वो बोलता है हाँ जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग, मरीजों का मानना है, आज के समय में लोग से सोचते हैं कि टेस्ट करा लो, डॉक्टर के पास क्यों जाना है ना, डॉक्टर की फीस क्यों देनी है, टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है, उसमें सब निकल ही आएगा, होल बॉडी टेस्ट करा लेंगे, गूगल कर लेंगे, खुद से दवाई ले लेंगे, इलाज कर लेंगे। डॉक्टर हर कोई ज्ञानी बैठा है आजकल, समझ बात। तो वो समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाते क्यों है, ये तो बस टेस्ट लिख देंगे और इसके बाद वो तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जो क्लिनिशियन, सबसे पहले आप जब क्लिनिशियन पास आते हैं, फिजिशियन यानी जब क्लिनिक में आते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो एक बीमारी को पता करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम बना है। वो सिस्टम में हमारा सबसे पहला रोल है हिस्ट्री लेना, यानी मरीज के जो सिम्टम्स हैं, जो मरीज की बीमारी है, उसको हम लोग सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से या मरीज से जो बात करते हैं, वो बात करने का एक साइंटिफिक
तरीका है, तरीका पैटर्न है, जो हम लोगों को ओवर द ईयर सिखाया गया है और वो बुक्स में लिखा है, उसकी इंपॉर्टेंस लोग आजकल नहीं समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि इन जांचों से ये तो पता कर लेंगे या गूगल्स करके पता कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक जब डॉक्टर क्लिनिशियन के पास आते हैं, अच्छे क्लिनिशियन के पास आते हैं, तो 90% तक आपकी बीमारी तक वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री के माध्यम से पहुंच जाता है। हम बीमारी के आसपास पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर हम मरीज को एग्जामिन करते हैं, लिमिटेड एग्जामिनेशन, कि हमें देखना क्या है। ऐसी चीजें जो मरीज नहीं फोकस नहीं कर रहा, हम दूसरी चीजें भी देखते हैं। हमको पता होता है कि हमें और भी क्या देखना है मरीज का। जैसे मरीज ने फोकस किया कि मुझे अल्सर है, पेनिस में अल्सर है, उसने बताया वहां कट गया है, तो हम वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने और भी क्या देखा, हमने इंग्वानल रीजन में कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, गांठ तो नहीं है, कहीं लीवर स्प्लीन तो नहीं बढ़ा है, तो इस तरीके की और भी चीज देखते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रॉडर एग्जामिनेशन करके हम मरीज की बीमारी के 90% तो हिस्ट्री से, हम कहेंगे 70-80% 90 हिस्ट्री से पहुंच गए, एग्जामिनेशन के बाद हम 95% तक हम लोग एक बीमारी के आसपास पहुंच जाते हैं। फिर कुछ बचता है, तब हम टेस्ट एडवाइस करते हैं। वो हमारे टेस्ट बहुत ही सेलेक्टिव टेस्ट होते हैं कि हमें यही टेस्ट करना है। एक्सपर्ट्स को आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो हमको पता होता है कि अब हमको कहाँ कंफ्यूजन है टेस्ट में, जहां जब इसके बावजूद भी हमें यदि लग जाता है कि नहीं अब या ये है या ये है, दो भागों में, तब हम लोग टेस्ट का एडवाइस करते हैं। तो ये जो मतलब सिर्फ टेस्ट करा के होल बॉडी टेस्ट हम करा लेंगे और हम सब पता कर लेंगे। इस टेस्ट को क्या कहते हैं सर? थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? किसी होल बॉडी जो टेस्ट लोग करते हैं? नहीं, ये आजकल बहुत सारी पैथोलॉजिस्ट ने पैथोलॉजी लैब में एक तरह से बना रखा है कि होल बॉडी टेस्ट, होल बॉडी टेस्ट, होल बॉडी का देखिए कोई सीमा नहीं है इसका। वी कैन नॉट, मतलब एक कहें कि हम पूरा समुद्र हमने तैर लिया, पूरा यूरोप घूम लिया, पूरा इंडिया घूम लिया, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात। इसी तरह टेस्ट की बात करते हैं कि होल बॉडी टेस्ट, एक ओवरऑल व्यू, खाली हमें फोकस्ड टेस्ट करना होता है। हमें क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, उसके आधार पर हमको क्या टेस्ट सिलेक्टिव करना है, तभी आप बीमारी पे पहुंच पाएंगे। इसलिए लोग इसको, मैं ये बस बताना चाहूंगा कि डोंट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्लिनिशियन। एक क्लिनिशियन, अच्छे क्लिनिशियन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बीमारी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। और होता क्या है कि जब होल बॉडी टेस्ट आप कराते हैं, तो जो कई बार आप डाइवर्ट हो जाते हो, कराना कुछ चाहिए था, टेस्ट कुछ और होने लगा, कुछ उसमें और मिल गया, तो इधर उधर भटक गए, डाइवर्ट हो गए। सो मैं इस प्रथा को मैं कहता हूँ, इस जो है थोड़ा सा मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा निगेटिवली। और डेफिनेटली क्लिनिशियन का इंपॉर्टेंस है, फिजिशियन का इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन और गाइडेड इन्वेस्टिगेशंस, यही हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है ओवर द इयर्स, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे बताया उन्होंने कि हम लोगों को पता होता है कि मरीज जब एक सिम्टम्स बताता है, तो हम उस पर दूसरे क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाए, किस तरह से घुमा के पूछा जाए, तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री को समझ पाए। अब जैसे एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कई बार पेशेंट आते हैं, जस्ट सिंपल अल्ट्रासाउंड भेज देते हैं किसी रिलेटिव के थ्रू, अल्ट्रासाउंड देख लीजिए क्या है प्रॉब्लम हमको, ठीक है, या फिर कोई जांच भेज दी। तो जरूरी नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड में अगर सपोज प्रोस्टेट का साइज है, बड़ा है उसमें, जरूरी नहीं कि आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की ही जरूरत हो, मेडिसिन की जरूरत हो सकता है कुछ और भी रीजन हो। ऐसे ही कई बार यूरिन रूटीन की रिपोर्ट भेज देते, पस सेल्स हैं उसमें, जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन हो ही, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तब भी यूरिन में जलन हो सकती है। सर अभी मोस्ट कॉमन जो चीज़ें लड़के फेस कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लड़कों के अंदर, ये क्यों होता है? मोस्ट कॉमन कॉज उसका जो होता है वो साइकोजेनिक होता है। ओके। हाँ, सिचुएशनल या स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉपर नींद ना होना, परफॉर्मेंस एंजाइटी, हाँ, ये सारे चीजें होती हैं। और भी अदर कॉज होते हैं, वो हमको सब एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। कई बार जैसे वेस्कुलोजेनिक कॉज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें लिंक की, ब्लड वेसल्स में पर्याप्त ब्लड ना भरने से उसमें तनाव नहीं आता है, वो या भर भी जाता है तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, लीक कर जाता है, ठीक है। दूसरा होता है न्यूरोजेनिक कॉज भी होता है। कई बार जैसे ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, नर्व्स की इंजरी हो जाने से जो उसका जो नर्व होती है हमारी, उसकी इंजरी होने की वजह से भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से कई सिम्टम्स होते हैं, वो हमको सब देखकर उसको एक्सक्लूड करना होता है। बट अभी तक का जो हिस्ट्री होता है वो मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि साइकोजेनिक, मतलब उसका होता है फंक्शनली होता है, साइकोलॉजिकल होता है। कई बार होता है पार्टनर से आपका नहीं बन रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाँ, तो वो सारे मेल के ऊपर ही रहता है। हाँ, मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर भी होता है, दोनों लोगों के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो वो दोनों कोऑर्डिनेटेड वो चाहिए होता है उसमें। तो मोस्ट कॉमन कॉज यही है और इसको ही हमको एक्सक्लूड करना होता है, कहीं वेस्कुलोजेनिक या न्यूरोजेनिक कॉज तो नहीं है। डॉक्टर अमोद, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में? यदि आपको जानना है तो इरेक्टाइल
फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लें तो हम कारण पे बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। इरेक्शन की यानी जो लिंग में तनाव आना, इसकी प्रक्रिया में सिर्फ दोषी लिंग नहीं है। पहले जानना होगा ये जो इरेक्शन का जो पूरा सिस्टम है, इसमें ये इसकी शुरुआत होती है ब्रेन से, है ना। ब्रेन में जब हम थॉट्स आते हैं, इरोटिक थॉट्स आते हैं, यानी इरोटिक थॉट्स हम सुन के भी आ सकता है, देख के आ सकता है, टच करने के आ सकता है, सूंघ कर आ सकता है, कि मतलब किसी भी जो भी हमारे सेंसेशन है, उन सेंसेशन में कुछ भी प्लीजरेबल होगा, एक्साइटेबल होगा, वो हमारे जो है ब्रेन के कुछ जो सेक्सुअल एरिया है और जो पर्टिकुलर जहाँ जो उन एरिया को स्टिमुलेशन होने से कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। उनसे हम प्लीजर फील करते हैं, है ना। उस प्लीजर के बाद से ब्रेन से कुछ सिग्नल्स जो स्पाइनल कार्ड के थ्रू, रीढ़ की हड्डी के थ्रू, वहां से जो ब्रेन सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल पेनिस में पहुंचते हैं और पेनिस की जो खून की नलियां हैं उनको खोल देती हैं। यानी वो खून की नलियां जो अमूमन बहुत नैरो होती हैं, उनमें बहुत कम ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वो ब्लड फ्लो वो उन केमिकल्स की वजह से, जो ब्रेन से केमिकल्स आए हैं रीढ़ की हड्डी के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, वो केमिकल्स की वजह से वो धमनियां खुल जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। और अचानक से जो धमनियां खुलने की वजह से अचानक ढेर सारा ब्लड एकदम से रस होता है, जैसे पेनिस में पहुंचता है। तो जब पेनिस में इतना सारा ब्लड एकदम से खून का दौरान बढ़ जाता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर तरीके से हमने इस मैकेनिज्म को एक बहुत ब्रीफली समझाया, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, कई स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स पे प्रॉब्लम्स, इनमें कहीं भी प्रॉब्लम यदि आएगी तो आपका ये मैकेनिज्म गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बोला कि 70% 80% काम तो सेक्स का जो सेक्स की फिजियोलॉजी है वो ब्रेन में ही कंप्लीट होती है। जैसे डॉक्टर राकेश ने जैसे बताया कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल होता है, तो साइकोलॉजिकल कह के हम ये कहते हैं कि बिल्कुल साइकोलॉजी का मतलब हम सोच रहे हैं, इसलिए साइकोलॉजी का मतलब ब्रेन से मैं कहूँगा। ब्रेन में जो भी यदि स्ट्रेस, जैसे बताया, स्ट्रेस का ब्रॉड फैक्टर होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि हम सेक्सुअली एक्साइटेड ही नहीं, सपोज हम पार्टनर्स के साथ हमारा हम प्लीजर ही नहीं महसूस कर रहे हैं, है ना, हमें स्टिमुलेशन ही नहीं मिला, फोरप्ले ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर फोरप्ले नहीं हो रहा है, प्रॉपर रस है, एंजाइटी, मतलब तो वो स्टिमुलेशन उतना मिला ही नहीं पा रहा है, तो उतना केमिकल रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो पहला बात है कि हमें प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा है, हम उतना प्लीजर नहीं महसूस, स्ट्रेस में है, ठीक है। तो आपको वो प्रॉपर स्टिमुलाई नहीं मिल पाया, ठीक है। इसके बाद यदि कुछ हमें यदि वो सिग्नल्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी स्पाइनल कार्ड में कोई प्रॉब्लम है ना, बीच में जो सिग्नल्स है, जो ब्रेन से सिग्नल्स केबल्स जो बची स्पाइनल कार्ड के थ्रू, वो उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया न्यूरोजेनिक कारण जिनको बोलते हैं, उनमें यदि कोई स्पाइनल ट्रामा है, चोट लगी है, स्पाइन को डिजीज है, तो सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। तो बड़ा ओबियस है, वो तो सबको पता होगा कि मैं स्पाइन में प्रॉब्लम्स है, ये है, वो भी एक कारण होता है। इसके बाद फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन कारण। पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से धमनियों में यदि कोई प्रॉब्लम्स है, आर्टरीज जो डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, ये धमनियां क्या होती हैं, धमनियां बड़ी स्टिफ हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, ये धमनियों में लचीलापन खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल जैसे एक सॉफ्ट रबड़ की बनी धमनी हो और एक प्लास्टिक की बनी धमनी हो, ठीक है। तो प्लास्टिक की बनी धमनी होगी, उसमें क्या करेंगे आप, उसको प्रेशर बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिट, उसका लिमिट फिक्स है, ठीक है। और रबड़ की बनी है, सॉफ्ट है, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर देंगे, फूलेगी, मतलब खुल सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, इन बीमारियां डायबिटीज की वजह से, की बीमारी की वजह से, या ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की वजह से, और इस तरह की बीमारियों की वजह से क्या होता है, धमनियां हमारी शरीर की टफ होने लगती है, हार्ड होने लगती है, और ये खुल नहीं पाती। तो ये वो कारण है जो पेनिस को इरेक्ट नहीं, नहीं होने देते, ये दोषी है। तो इस तरह से हम ब्रॉड कैटेगरी में बोल सकते हैं, वो कारण जो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा वो कारण जो पेनिस से रिलेटेड है, पेनिस में रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कारण। एक बहुत बड़ा जो क्या मिथ है या फिर फैक्ट है, ये आप मुझे बताइएगा कि क्या मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? मास्टरबेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो देखिए ऐसा कहें कि पहली बात मास्टरबेशन के बारे में, सेक्स जो सेक्सुअल डिजीज के बारे में जब हम बात करते हैं, पहली बात तो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी आती है कि वो क्या सामान्य क्या असामान्य है। हमने स्टैंडर्ड ही नहीं क्लियर है, लोगों के अंदर क्लियर नहीं कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है।
कितना सेक्स की फ्रिक्वेंसी कितनी नॉर्मल है ये हमें नहीं पता, ठीक है, कितने टाइम तक सेक्स की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए ये नहीं पता, नहीं पता। कितनी बार हम दोबारा सेक्स कर सकते हैं ये नहीं पता, ठीक है, मैस्टरबेशन की फ्रिक्वेंसी भी कहें तो कितनी नॉर्मल है ये भी नहीं पता। नहीं पता तो हम लोग इन सब चीजों को अपने हिसाब से या किसी दूसरे मित्र दोस्त जिसने जैसे बताया उसके हिसाब से हम लोग तुलना करके अपने को नॉर्मल या अब नॉर्मल मानते रहते हैं, ठीक है, इंसल्ट फील होती है। हाँ ये है दिक्कत, ये है। अब जैसे बताते हैं कि आपने बताया कि मैस्टरबेशन हस्तमैथुन यदि सही तरीके से जैसे कोई बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से ना किया जाए तो इट्स जस्ट मिमिक ऑफ नेचुरल सेक्स। उसमें जब नेचुरल सेक्स से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगी तो मैस्टरबेशन से क्यों होगी, ठीक है, तो मैस्टरबेशन से कोई ऐसा हानि नहीं है, ठीक है, मैस्टरबेशन इज जस्ट अल्टरनेट। एक मैं कहूंगा कि जब आपके पास पार्टनर नहीं उपलब्ध है तो सेक्सुअल डिजायर हो रही है तो आप नेचुरल तरीके से अपने जेनिटल को स्टिमुलेट करते हैं तो और इसके बाद इजैकुलेट होते हैं, तो इसमें आप किसी तरह से सेक्सुअल फंक्शन को हार्म नहीं कर रहे हैं, मतलब इस मशीनरी को हार्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि कभी कभी आप जो है आपका थ्रेशोल्ड हो सकता है, आप नॉर्मल इरोटिक स्टिमुलाई से उतना जब आपको उतना प्लीजर नहीं होता है, जब मैस्टरबेशन करते हैं तो आप हाथ से यदि करते हैं, हाथ का प्रेशर लगा करते दबा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टिमुलेशन एक तरह पहुंचता है मैस्टरबेशन में। मैस्टरबेशन में यू कैन कंट्रोल जो रब का प्रेशर है, जितना रबिंग है जितना आप दे पा रहे हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं, और हो सकता है आपके उस जेनिटेलिया जो जेनिटल है उतने स्टिमुलेशन के बिना आपको जो है इरेक्शन ना आए, ऐसा हो सकता है। और आपको हो सकता है नॉर्मल वजाइनल सेक्स में हो सकता है उतना मजा ना आए, कुछ लोगों में ऐसा होता है, तो बस यही एक कारण नजर आता है। बाकी वैसे जो है सिर्फ मैस्टरबेशन करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए समय के साथ। कुछ लोग कहते हैं हमारा लिंग छोटा हो रहा है, घिस गया और है ना, और अंदर घुसा जा रहा है, तो ये सब मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं एक हम लोग डर जाते हैं कि हमने ऐसा किया, गिल्ट फील है, काइंड ऑफ गिल्ट फील, अवेयरनेस नहीं है, गिल्ट फील की वजह से कि हमने ऐसा करने के बाद। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि सेक्स के बाद गिल्ट होना एक नेचुरल भगवान की बनाई व्यवस्था है। जब भी हम सेक्स करेंगे पुरुष गिल्ट फील करेगा उसके बाद, ठीक है, चाहे वो वजाइनल सेक्स हो सर, चाहे वो मैस्टरबेशन हो, उसके बाद वो गिल्ट फील करता है क्योंकि उसके बाद सेक्स के बाद कमजोरी आना भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है, हाँ, सेक्स के बाद एक लेथार्जिक फीलिंग होना, हाँ, थका हुआ होना, सोने का मन करता है, हाँ, झास्ट होना भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। पुरुषों में ये होगा, फीमेल्स में नहीं हो सकता है, फीमेल्स की प्रक्रिया अलग है, फीमेल्स में भी होता है प्रॉब्ली ऑर्गेज्म के बाद, लेकिन मेल्स में डेफिनेटली जैसे दे विल इजैकुलेट वो थक जाएंगे और वो बिल्कुल उनका शरीर दर्द करेगा, है ना, और थकावट महसूस होगी और उनके अंदर गिल्ट भी महसूस, थकावट की वजह से चूंकि उनको लगता है एकदम कमजोर हो गया तो वो गिल्ट फील करते हैं ये सबने क्या कर दिया, थक गए। तो ये बहुत नेचुरल है। इसको कई बार इसकी वजह से जब मैस्टरबेशन करते हैं उसके बाद भी उनको गिल्ट ऐसा थकावट होती है तो गिल्ट कम नहीं होता, तो वो गिल्ट एवरी टाइम दे फील गिल्ट कि वो फिर इस तरह से। तो इसको जानना है कि मैस्टरबेशन या सेक्स के बाद आपको थकावट होगी और आप ऐसे समय सेक्स करें या मैस्टरबेट करें जब आप उसके बाद प्रॉपर रेस्ट कर सकें, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद उसके बाद बहुत जरूरी है, 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। सो वो आपकी बॉडी को रिजेन्युएट करेगी। लेकिन यदि आपने 8 टाइम पे मैस्टरबेशन कर लिया और 8 टाइम पे आपने सेक्स कर लिया, उसके बाद प्रॉपर नींद नहीं हो पाई, थका थका महसूस करेंगे पूरे दिन, एक तो प्रॉब्ली दैट विल वो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, प्रॉपर नींद ना आने की वजह से, स्ट्रेस हो जाने की वजह से, मुझे लग रहा है। तो टाइमिंग ऑफ दिस एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर शेड्यूलिंग दिस, ठीक है ना। ऑफिस जाने के समय और 8 बजे आपने सेक्स कर लिया तो कैसे 9 बजे तक आप जा पाओगे, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। सही बात सर, अगर मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया कि थोड़ा सा अननेचुरल सी चीज हो गई है, क्योंकि अगर हमारा मन नहीं भी कर रहा है ना, हमारे पास ये मीडिया है आज, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग, हमारा मन नहीं था, जैसे आपने कहा था ना कि बिना टाइम के भी आपने कर लिया, ऑफिस जाना 9 बजे और 8 बजे कर लिया, लेकिन उससे पहले फोन देख लिया, तो फोन में क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसी सेक्सुअल चीजें देख ली, उससे वजह से तो भाई फील हो गया और इस चीज का कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। लेकिन आज अब मैं एक भी बताऊं, ये बात बताना चाहूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मास्टरबेशन की इस फोन की वजह से। हाँ, ये बात तो इरोटिक स्टिमुलाई आएंगे तो होगा ही होगा, हाँ, लेकिन वैसे मैं बताऊं, यदि आपको भूख लगेगी, यदि आपका थोड़ा, तभी आप किचन में जाके झांकेंगे और फ्रिज खोल के देखेंगे, खाना खाने का मन भी करेगा।
है ना। यदि आपका प्रॉपरली फेडअप है, मतलब आपका पेट भरा हुआ है, तो प्रॉब्ली आप खाने की तरफ जाएंगे और जल्दी से फोन की तरफ वो साइड भी देखनी पसंद नहीं करें। मेरे मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जब जो डिजायर्स होती हैं वो अपने आप से क्रिएट होती हैं, उनका हार्मोन्स का एक साइकिल होता रहता है ना। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल का अप डाउन होता रहता है, एक चक्रवात चलता रहता है, ठीक है। वो एक लेवल के एक उनका पीक बनेगा और वो अपने आप से आपके अंदर आपको फोर्स करेंगी कि आप सेक्सुअल फैंटेसी करें। आपके मन में बार बार वो ख्याल आने लगेंगे, आप उनको सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप उनको दबा नहीं पाओगे, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोन्स लेवल का इतना लेवल बन चुका है, वो हार्मोन्स इतना ब्रेन में इकट्ठे हो चुके हैं कि वो आपको प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके ड्रीम्स उस तरीके के आएंगे, आपके थॉट्स उस तरीके के आएंगे, आप वो अपने आप यू विल फोर्स टू सी दोज साइड्स। ये सब चीजें उस तरीके की बात करने के लिए आप बहुत मुश्किल है, फिर आपको सप्रेस करना पड़ता है, जैसे बोलते हैं कि नहीं हम ध्यान योग करके ये सब करके करते हैं। बट नेचुरल प्रोसेस ये है कि वो एक लिमिट, एक ऐसे थॉट्स आना ही है एक समय के बाद, और उसके बाद आप कुछ ना कुछ सेक्सुअल फैंटेसी बनाओगे और यू विल डू मैस्टरबेशन। यदि नहीं करते हो तो भी यू विल नॉट गेट द पीस। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव मास्टरबेशन? जैसे मैंने बता दिया आपको, मोबाइल है, अननेसेसरी मास्टरबेशन करे जा रहे हैं, दिन में बहुत बार हो गया। कम से कम आपका पेनिस घिसता नहीं है, मैं बार क्लियर बता देता हूँ, ठीक है ना, ही छोटा होता है, कहते हैं ना इट्स अ मिथ। कहते हैं सर पेनिस घुसा जा रहा, हमारा छूटा हो गया, है ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेसिव का कुछ नहीं है, नेचुरल तरीके। लोगों के एक्सेसिव के डेफिनेशन अलग है सब। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए एक्सेसिव, अब कहते हैं कि मैंने हफ्ते में 3 दिन कर लिया, और कुछ का कहते हैं कि मैं दिन में 3 बार कर रहा हूँ, दिन में 3 से 4। तो देखिए ये सब जो है एक्सेसिव, ये आप एक्सेसिव कुछ होता ही नहीं है। आप फोर्सली आप जो उस अलग अलग उम्र में अलग अलग साइंस तो होते होंगे ना कि दर्द करने लगा है या फिर सब कुछ नहीं, आप जैसे आप बिना भूख के आप खा नहीं सकते, ऐसे बिना डिजायर के आप जो है आप सेक्स नहीं कर सकते। टीनेजर्स में फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा सर्ज होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे हार्मोन्स बन रहा होता है, ठीक है। तो उनकी फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली ज़्यादा होती है, उनके पास पार्टनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो और इसलिए वो उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे से हार्मोन्स के जो स्पाइक्स हैं वो कम होने लगेगा तो फ्रिक्वेंसी कम होने लगेगी। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग नॉर्मल है ना। ये कहना कि ये बहुत एक्सेसिव है, ऐसा कोई डेफिनेट वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस उम्र में कितने मैस्टरबेशन फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कितने अबनॉर्मल है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक नहीं है। डॉक्टर राकेश कुछ बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर राकेश, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मास्टरबेशन एंड एक्सेसिव वॉचिंग पॉर्न? यू हैव कवर ऑल। नहीं, आपको लगता है कुछ ऐसा मैस्टरबेशन कोई जो आजकल के लड़के कर रहे हैं, ऐसा कोई वैज्ञानिक है कि हम एक्सेसिव कहेंगे, कब कहेंगे एक्सेसिव है, कब कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी डिस्चार्ज हो रहा है आपका लग रहा है कि अब नहीं, बहुत ज्यादा एक्चुअली सीमेन में क्या है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जितने ज्यादा आप उसको एक्सक्रीट करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो डेफिनेट से आता है, बॉडी पे थोड़ा तो उसका असर आता ही है। इसलिए वीकनेस फील होता है लोगों को, और जैसे कि अभी अर्लियर सर ने बोला कि गिल्ट वगैरह फील होता है, वीकनेस आता है, थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखोगे तो फिर आपको वीकनेस भी ज़्यादा लगेगा, फील करेगा। सर मैंने एक जगह सुना था कि पेन हो रहा है, इट मींस बहुत ज़्यादा कर लिया। पेन भी हो सकता है, डेफिनेट सी बात है। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअस स्टिमुलस दोगे तो पेन भी हो सकता है, क्योंकि नर्व सप्लाई तो है ही ना उसमें, ऑर्गन। तो आई थिंक कि इसमें एक मैक्सिमम एटलीस्ट 6 to 8 आवर का डिफरेंस होना चाहिए नॉर्मली, जिससे कि वो एटलीस्ट एनर्जी रिगेन कर सके। कोई साइड इफेक्ट होते हैं पॉर्न ज़्यादा देखने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके अपने खुद के माइंड के ऊपर है कि आप क्या करते हो। ये अननेचुरल नहीं है किसी एक बंदे के लिए? वो सबका अपना अपना अलग होता है। देखो ह्यूमन बीइंग्स है, किसी के कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो नहीं देखते हैं। अभी मैंने कई बार पेशेंट से हिस्ट्री ली है, उन्होंने कभी मास्टरबेट ही नहीं किया होता है। ऐसे पेशेंट आते हैं। कईयों की ऐसा होता है कि स्किन ही नहीं वो पीछे हुई होती है, उनका फीमोसिस हो जाता है। अच्छा, हाँ, हमने एक्सेसिव मास्टरबेशन की तो बात कर ली है, जो लोग बिल्कुल नहीं करते उनमें क्या कुछ फर्क पड़ता है? उनमें भी फर्क पड़ता है। अगर सपोज वो उनका स्किन में फीमोसिस होने के चांस ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनके सीक्रेशंस जो होते हैं, स्मैग्मा होता है, वो कलेक्ट होता रहता है, जिससे कि इन्फ्लेमेटरी
एक्सुडेट वगैरह बनता है और उससे उसका स्किन चिपक जाता है कई बार। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका फीमोसिस होता है, उनसे जब हिस्ट्री ली जाती है कि आपने क्या है मास्टरबेट नहीं किया है क्या कभी, तो वो बोलते नहीं। ऐसे भी पेशेंट है फिर जब उनका सर्कमसिजन किया तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है बाद में, उनको They face any problem while doing sex? कपड़ा भी टच होने पे उनको दिक्कत होता है। ऐसे भी अच्छा। पेशेंट मिलते हैं कि अरे अब मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। तो एक तरह से मास्टरबेशन उनके लिए एक थेरेपी भी हो जाती है। धीरे धीरे मास्टरबेशन करने से उनकी स्किन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो दोनों चीजों के मतलब उसके वो है, अगर आप एक्सेस करते हो तो डेफिनेट सी बात है एक्सेस में कोई भी चीज खराब है और ये नेचुरल प्रोसेस है। मैं इसमें वही कहूँगा कि देखिए, मैस्टरबेशन को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि यू डू मैस्टरबेशन, बट मैस्टरबेशन को लेकर जो गिल्ट होता है कि मैंने ज्यादा कर लिया, पहले तो इसका कोई बहुत कट ऑफ नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नेचुरल तरीके से जब सही तरीके से कुछ भी, चाहे ना कोई सेक्स हो, पार्टनर के साथ सेक्स हो, अपोजिट पार्टनर के साथ, या फिर आप मैस्टरबेशन हो, वो एक उसकी सही विधि होनी चाहिए। इट शुड नॉट मैंने देखा कि अननेचुरल तरीके से लोग मैस्टरबेशन करते हैं। कुछ लोग हार्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से टॉयज बाजार में आ गए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सेक्स टॉयज बहुत सेफ भी हैं, ऐसा नहीं, बाजार में बहुत सेफ टॉयज भी आए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात मैं तो नहीं बता सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट बताएगी। लीगल इलीगल अलग अलग जगह किसी किसी क्षेत्र में हम एज ए डॉक्टर बात कर सकते हैं कि कहीं कहीं पर बहुत ही लीगल है। अपनी इंडिया में अभी तक इलीगल नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये तो अभी नहीं है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस तरीके की चीजें अवेलेबल है। तो मेरी समझ में एक कोई बुराई नहीं है, बजाय कि हम एक अच्छा सुगम साधन बनाना जो सुरक्षित तरीके से बनाया जाए, वो असुरक्षित चीजें बनाए, उससे तो बेटर ही है ना कि हम किसी तरीके से अपना देसी मेड जुगाड़ बनाए जिसे बोलते हैं। और इस चीज को तो हम बचा नहीं सकते ना। बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखा है कि वो दीवार में छेद करके सेक्स कर रहे हैं, और तो और ऐसे सेक्स किए हैं मैं कि वो पेनिस में, यूरेथ्रा में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं, है ना। कोई तार डाल रहा है, कोई छल्ला डाल रहा है, कोई रिंग बांध रहा है ना। कुछ लोग कुछ ऐसे भी करते हैं। हाँ, वो उसमें रिंग अंगूठी बांधकर या कुछ छल्ला बांधकर अजीब अजीब तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये अप्राकृतिक है, ये इस तरीके। हाँ, मैं इस चीज को मतलब ये तरीका नहीं है। आप यदि आप मैस्टरबेशन यदि कर रहे हैं तो वही बात है कि एक तरीका होता है, उसका भी सेफ तरीका है। प्रॉपर लुब्रिकेटेड तरीके से एक जेंटल रब कर सकते हैं और कर सकते हैं। यू कैन डिस्चार्ज योरसेल्फ एंड टेक प्रॉपर रेस्ट यदि आपको कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा। और अब जब डिजायर हो तभी आप, इंटेंस डिजायर हो तभी करेंगे, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। बट ये मैं कहूँगा एक फ्रिक्वेंसी हफ्ते में 2 या 3 बार तक मैं मानता हूँ सामान्य है। इससे ज्यादा फिर यार बहुत ज्यादा तो दिन में 1 बार, दिस इज सामान्य है। इसको एक उम्र पे सामान्य है। और दूसरा प्रश्न मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो लोग नहीं करते उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। जो लोग सेक्स बहुत समय तक कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, एब्स्टिनेंस, नो फैब की बात करते हैं। हाँ, तो हम सेक्स करते ही नहीं, बहुत समय तक नहीं करते। तो देखिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इसी तरह से बहुत ज्यादा जैसी बात है तो उससे बहुत कम भी, क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अंदर वीर्य का प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होता, ये बन ही रहा है। शुक्राणु लगातार बन रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक लिमिट के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनकी लाइफ होती है, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो डेड हो जाते हैं, है ना। और वो डेड होने के बाद उनके आसपास, उनके डेड होने से उनके डिग्रेडेशन से कुछ केमिकल प्रोसेस रिलीज होते हैं, है ना। फर्मेंटेशन होता है। एक तरह से कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट जब मरेगा फर्मेंट होगा, हाँ, तो केमिकल से जनरेट होंगे और उनके आसपास कैल्सिफिकेशन, क्रिस्टलेशन बन जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत सारा भराव होने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में वीर्य का, एक तरह से वीर्य का कुछ पार्ट है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है, सेमाइनल वेसिकल बनता है, ये बहुत कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो मैंने मरीजों को कुछ ये देखा है कि उनमें एक पेल्विक पेन होता रहता है, एक भारीपन, जलन, ऐसा भी देखा है कि उनको जलन होती है, पेशाब में जलन, भारीपन, पेशाब में रुकावट भी देखी है। और हमने कुछ लोगों में पाया है कि वो एब्स्टिनेंस की वजह से ही था, और उनको यदि वो ये एब्स्टिनेंस माने सेक्स ना करने की वजह से,
और उनको हम बोलते हैं कि नहीं, यदि आप इजैकुलेट कर देते हैं, यदि आप हस्तमैथुन करके निकाल देते हैं या सेक्स कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा जलन कम होने लगती है, पेशाब में रुकावट कम होने लगती है। कहीं ना कहीं से इसे क्रोनिक प्रोस्टेटिस भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सना इन्फ्लेमेशन, उसका भी एक कारण एब्स्टिनेंस भी है। हालांकि बहुत सारे और भी कारण है, लेकिन ये भी एक तरीका। तो बहुत समय तक सेक्स न करने की वजह से शुक्राणुओं वहाँ पर छोटे छोटे जिससे होते स्टोन जैसे भी बनने लगते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टोन का बनना वो यही है कि वहाँ सीमेन के कंक्रीशंस बन जाते हैं, डक्ट ब्लॉक होने लगती है। अगर मास्टरबेशन ना करें और सेक्स ना करें तो ये तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है। अब इसका बिल्कुल पूरा लिंक नहीं है, पूरा इसका मतलब ऐसा चांसेस हैं। हाँ, लेकिन ऐसा पाया गया है। एब्स्टिनेंस इज वन ऑफ द रीजन। अब डिस्यूरिया यानी पेशाब में जलन का रीजन है। प्रोस्टेट कैंसर इससे होता है? नहीं, कैंसर एक अलग चीज हो गई। कैंसर प्रोस्टेट में, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन, सूजन, प्रोस्टेट भरा होना, बहुत कंजेस्टेड होना, ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। जैसे प्रोस्टेट सीमेन निकल जाएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, नहीं तो भरी रहेगी। कोई चीज भरी है तो प्रेशर डालेगी, है ना। तो एक और चीज होती है सर कि आपने इतनी सारी बातें बता दी, जो लोग सेक्स या मास्टरबेशन नहीं करते हैं उनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है। हाँ, वही बात। देखिए भाई, घड़ा भरेगा तो छलकेगा। हाँ, अपने आप छलकेगा कि नहीं छलकेगा? उसमें थोड़ा सा हिलाओगे तो छलकेगा। तो ब्रेन के अंदर होता क्या है कि नाइट फॉल एग्जैक्टली क्या है आप जानने की समझिए कि नाइट फॉल हो क्या है। नाइट फॉल भगवान की बनाई व्यवस्था है, नेचुरल एक मैकेनिज्म है, मशीनरी है। इसमें यदि आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं सीमेन, तो ब्रेन के अंदर तो ब्रेन आपको प्रेशराइज करता है, ऐसे ड्रीम्स लाएगा। हाँ, ड्रीम्स आते हैं, ऐसे ड्रीम्स आएंगे सेक्स के थॉट्स की, वो भले उस तरह की मशीन एक्टिव हो जाएगी, सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम आ जाएगा, इजैकुलेट होगा, क्योंकि वो एक तरह से इट काइंड ऑफ फिल्ड पॉट, भरा हुआ बर्तन है और आपने कुछ किया नहीं, तो वो ब्रेन उस चीज को प्रेस करेगा और होगा ही होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो तरीके का वो प्रक्रिया ब्रेन आपको प्रेशराइज करेगा। ठीक है। इस टॉपिक का जो हमने शुरुआत किया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, तो इसकी बातें हमने कर ली। हाँ, क्या इसको इलाज है इसका कुछ? बट नाइट फॉल के बारे में ऐसा नहीं कि नाइट फॉल हमेशा नॉर्मल ही है। नाइट फॉल बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट, नाइट फॉल के भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी है, ऐसा नहीं, कुछ बीमारियों की वजह से भी बहुत फ्रिक्वेंट नाइट फॉल होता है। कब आना चाहिए? नाइट फॉल यदि आपको बहुत दिन तक सेक्स नहीं कर रहे हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ते में, यानी यंग एज में तो बहुत कम है, रोज भी हो सकता है। बहुत टीनेजर्स में डेली भी हो सकता है। टीनेजर्स यानी 17, 18, 20 साल तक में डेली नाइट फॉल भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। यदि आप बहुत ज्यादा, यदि आप मैस्टरबेट नहीं कर रहे हैं, सेक्स नहीं कर रहे हैं और इतना ज्यादा बर्न प्रोडक्शन हो रहा है, तो ड्रीम्स नाइट में आएंगे और इजैकुलेशन, तो उसको हम लोग बीमारी की तरह नहीं मानते हैं, है ना। हम उसको काउंसिल करते हैं कि नहीं, ये कब आपको लगता है कि ये ज्यादा हो गया? हाँ, लेकिन एक सेकेंडरी जब कुछ होता है, सेकेंडरी मतलब पहले नहीं था, अब होने लगा, अचानक से। हाँ, अब जैसे पहले तो नहीं था, जैसे अब किसी को 30-35 साल में होने लगे, कि पहले तो नहीं था, अब क्यों होने लगा? तो जो कोई भी बीमारी जो सेकेंडरी हो रही है, तब हमारे लिए डाउटफुल क्रिएट करती है। ठीक है, कि पहले नहीं था, अब क्यों होने लगा? ठीक है। तो सर, हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बातें सारी कर ली है, इसका इलाज बता दीजिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? डॉक्टर राकेश, आप इस पे बता सकते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिहेवियर थेरेपी। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, आपको अपना कॉज पता करना होगा कि आप क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल का वही रीजन होता है मेनली, या पार्टनर से रिलेशन अच्छा ना होना, या घर में एनवायरनमेंट ठीक ना होना, या वो कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होना। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, तब भी आपका होता है। कई लोगों को होता है कि घर से बाहर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर में रहते हैं तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी प्रॉब्लम आता है। सही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक मैन तो एक होता है, हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि शादी के बाद हनीमून पे बाहर जाना चाहिए। क्यों? कि आप इन सब चीजों से अलग हट जाओ, आपका फोकस उस चीज पे रहे। ऐसा नहीं कि आपको अपने बिजनेस की टेंशन हो रखी है, अपने काम की टेंशन हो रखी है और आप करने जा रहे हो, तो फिर नहीं हो पाता है। सेकेंडरी है कि इसका कॉज पता करना चाहिए, किस वजह से हो रहा है, और अगर आपके मॉडिफिकेशन से आपका कंट्रोल आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे आप जाके इसमें मेडिसिन देते हैं। जैसे कि हमारे पास मेडिसिन होते हैं, जैसे वियाग्रा वगैरह सुना हो आपने, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ों को देते हैं, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसको होता है उनके लिए भी रहती हैं कुछ मेडिसिन। तो ये कॉम्बिनेशन हम देते हैं, बट मेडिसिन का हम सेकंड लाइन में देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा
एम रहता है कि हम उसका बिहेवियर थेरेपी या उसको काउंसलिंग करके या उसको चेंज करें। हम सर वाइग्रा कोशिश ये करना चाहिए कि मेडिसिन पे कम से कम जाएं हम, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, आपको असली कॉज पता करना चाहिए क्यों हो रहा है। पता कैसे चलेगा? डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करके? आइडियली जब इस टाइप का हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी इधर उधर से हमको कंसल्ट करना है। यहाँ हर आदमी एग्जांपल देता हुआ आता है कि हमारे बगल वाले ने ऐसा बोला था, हमारे इसने बोला था। जब उससे पूछा जाए जिससे तुमने पूछा वो क्या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर था, एजुकेटेड, तो वो ये तक बोलते कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपना इलाज कराया था इसलिए उन्होंने हमको बताया। तो ये लोगों का बिलीव क्या है ना कि लोगों को लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे उसको फीस लग जाएगा, ये है। तो वो क्या सोचते हैं कि कोई चलता फिरता कोई मिल गया, अगर किसी ने अपना बता दिया मेरे संग भी ऐसा होता था, मैंने ऐसा किया, तो वो उस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है। बताते कि कोई एक एजुकेटेड डॉक्टर बताता है, हाँ, तो वही चीज है। तो ये चीज एक्चुअली यही एक डॉक्टर्स और एक जनरल पब्लिक के बीच में यही एक डिफरेंस होता है। ठीक है कि डॉक्टर्स का अलग थिंकिंग होता है, जनरल पब्लिक का अलग थिंकिंग होता है। सर आपने वाइग्रा मेंशन किया था, कितने सेफ होते हैं ये? देखो, जो भी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। अच्छा, हाँ, ये सारे जितने होते हैं टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, ये इसमें वाइग्रा वगैरह में रहते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट होता है। कभी किसी को थोड़ा खाने के बाद अनइजीनेस लगता है, हेडेक जैसा लगता है, कभी किसी को कलर ब्लाइंडनेस जैसा मतलब होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साइड इफेक्ट होते हैं, बट ये है कि ये साइड इफेक्ट डोज के अकॉर्डिंग होते हैं और ड्यूरेशन मतलब क्या है उनका, मैकेनिज्म एक्शन कितना टाइम का है। तो ये सब जनरली अगर लो डोज में लो तो उतना इफेक्ट नहीं होता। वाइग्रा काम कैसे करते हैं? हमारे रिएक्शन को कैसे? बेसोडाइलेटर की तरह काम करता है वो। Okay. जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करके उससे कंजेशन होता है, इरेक्शन रहता है। तो परफॉर्मेंस इससे क्या बेटर होती है? हाँ, थोड़ा बेटर होती है। और लॉन्ग टर्म यूज में क्या, जैसे आपने बताया कि कुछ लॉन्ग टर्म यूज में फिर उसकी आपको लत पड़ने की आदत। अच्छा, आप यूज हो जाओगे, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। आई थिंक तो जब तक कोशिश करो कि यूज नहीं करो तो ही अच्छा है। ओके, डेफिनेटली सी बात है, आप एक बार कर लोगे, आप उसके बाद उस पर डिपेंडेंस आ जाती है, उसकी डिपेंडेंसी आ जाती है। फिर आपको लगेगा कि नहीं उसको खाने के बाद ही हमको अच्छे से होता है। ऐसा होता है बहुत सारे पेशेंट को, साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। फिर उनको बिल्कुल एकदम, हाँ, तो वो एक चीज खराब होती है। और फिर धीरे धीरे जब इसका आप रेगुलर लेते जाते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप पे वो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। अच्छा, हाँ, तब क्या इलाज है? तब उसके लिए भी है इलाज। तब पेनाइल इम्प्लांट्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि पेनाइल इम्प्लांट्स लगा दिया जाता है। थोड़ा बताइए। और वो पेनाइल इम्प्लांट एक तरह से डिवाइस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं उन दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा में हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और जब सेक्स करते हैं तो उसका एक प्रेशर पंप होता है नीचे, जिसको हम स्क्वीज करते हैं तो उससे वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। और वो जब इन्फ्लेट हो जाते हैं तो वो एक इरेक्टाइल मतलब एक स्यूडो इरेक्शन आ जाता है उसमें। वही होता है इम्प्लांट में। डॉक्टर अमोद, आप कुछ कहना चाहेंगे वाइग्रा की यूजेस के ऊपर? देखो, वियाग्रा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये दवाइयाँ जो होती हैं खून की धमनियाँ, जो मैंने बताया कि पहले की ब्रेन से जो केमिकल्स आते हैं, ब्रेन से जो मैसेंजर्स आते हैं, ब्रेन एक मैसेज भेजता है पेनिस में कि भाई अब आप अपने पेनिस का धमनियों को खोल दीजिए और उनमें खून का दौड़ान कर रहिए ताकि पेनिस में इरेक्शन हो। तो मैसेंजर जो केमिकल के फॉर्म में आता है, वो केमिकल जो होता है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो केमिकल बहुत जल्दी से बॉडी उसको बेसिकली ये वियाग्रा क्या करती है, उस केमिकल की मात्रा को बढ़ा देती है। वो केमिकल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती है। वो केमिकल नॉर्मली क्या होता है, जैसे ब्रेन से आया, ठीक है, पेनिस में पहुंचा और पेनिस वो थोड़ी देर बाद ही वो पेनिस से वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो वियाग्रा या टडालाफिल, ये सारी दवाइयाँ क्या करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, उसके एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। काफी देर तक पेनिस में रहता है तो धमनियाँ अच्छे से खुल जाती हैं और ब्लड फ्लो को बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो वियाग्रा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इस तरह से मैं बताना चाहूँगा। अब बात यह है कि जब ये दवाइयाँ ली जाती हैं तो ये दवाइयाँ जो ये सिर्फ पेनिस की धमनियों को ही नहीं खोलती हैं। अच्छा, ये शरीर की जितनी धमनियाँ हैं, जो भी पतली पतली धमनियाँ हैं, वो सब जगह की धमनियों को खोलेंगी।
क्या होता है इससे? सारी सब जगह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सिर्फ पेनिस का ही नहीं बढ़ेगा, हार्ट की धमनियों को भी खुलेगा, किडनी की धमनियों को भी खुलेगा। सर ये टेस्टोस्टेरोन को तो नहीं इफेक्ट करता? नहीं, टेस्टोस्टेरोन एक अलग प्रक्रिया होती है। अच्छा अच्छा। तो मैं कहना चाहिए ये लगभग जो काफी जगह इनका काफी जगह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ठीक है। तो इनका बहुत सी स्मूथ मसल्स जो मांसपेशियों में एक्शन होता है, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट जो भी होते हैं वो टेम्परेरी है। अच्छा। टेम्परेरी मतलब उनका किसी का जितनी देर दवा का असर रहेगा उतनी देर ही साइड इफेक्ट भी रहेंगे। भाई कोई भी मेडिसिन जो इसका जो इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। यदि अनडिजायरेबल इफेक्ट है तो वह साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म हानि कोई है, वो टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, जितनी देर उसका इफेक्ट है। जो अनडिजायरेबल है, जैसे हमें पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन की तो जरूरत थी, लेकिन यदि वही ब्लड सर्कुलेशन नाक में बढ़ जाए तो क्या होगा, नाक भरी भरी लगेगी, जुकाम से लगेगा नहीं लगेगा। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, मांसपेशियों में हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, मांसपेशियां भरी भरी लगेंगी, खिंचाव खिंचाव लगेगा। तो ये साइड इफेक्ट होता है, नाक भरी भरी लगेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, सर दर्द होने लगता है, ठीक है। हमारे इसके अलावा एसिड बढ़ जाता है, एसिड का रिफ्लक्स होने लगता है, क्योंकि यहाँ एसिड का जो वाल्व होता है वो रिलैक्स हो जाता है उसी की वजह से, तो बार बार मुंह में खट्टा एसिड आने लगता है। इस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। जो लड़के जो करते हैं कि जाते हैं केमिस्ट के पास, बस वाइग्रा ले लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ, तो ये हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इनसे डिजायरेबल इफेक्ट तो पेनिस में मतलब इरेक्शन तो होगा ही होगा, ये साइड इफेक्ट भी साथ में मिलेंगे आपको, ठीक है। बट ये साइड इफेक्ट से कोई लॉन्ग टर्म हार्म नहीं है, ये थोड़ी देर बाद 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद खत्म हो जाएंगे। लंबे समय तक लेते रहेंगे तो इनका कोई कैंसर ऐसा नहीं है कि इनको यदि टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वियाग्रा जो भी लेते रहेंगे तो लंबे समय में कैंसर हो जाएगा या किडनी डैमेज हो जाएगी या लिवर डैमेज हो जाएगा, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक आप पूरी जिंदगी भी खाते रहेंगे तो, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको नीड है, यदि आपको जरूरत है, आपको नहीं हो पा रहा है, यदि आप वाकई बीमार हैं, नॉट मैं रिक्रिएशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शौक के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल फिर भी खा रहे हैं। यदि आपको जरूरत है उस बीमारी की, यदि आपका इरेक्शन सामान्य तरीके से नहीं हो पा रहा है, आपको वाकई ट्रू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप जा रहे हैं, तो उसको फिर वो इसको ऐसा मत लीजिएगा कि ये हानिकारक, इसको मैं नहीं लेना है। इनफैक्ट उस समय उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात ये जानना जरूरी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को जब हम बात करते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो बीमारी से पेनिस तक ही सीमित नहीं है, उसका बेसिक कारण जो है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अच्छा, ये जानना जरूरी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बीमारी पेनिस की तरह नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो हमें आगाह करती है कि हमें कहती है, डॉक्टर्स को बताती है कि भैया आप झांक के देखो दूसरे ऑर्गन में, ये बीमारी दूसरी जगह तो नहीं आ रही है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन यदि नहीं आ रहा है तो ये एक तरह से पहला नॉक है, पहली घंटी है आगे आने वाले हार्ट अटैक का, किडनी डैमेज का और भी ऑर्गन्स डैमेज का। सो दिस इज फर्स्ट नॉक। यदि इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये पहली खतरे की घंटी है, यानी आपका अगला जो है जो निशाना है वो आपका हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, ब्रेन हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाकई जो ट्रू ऑर्गेनिक जो हम बताएंगे, जिसको रियल, जब साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात नहीं करें, यदि हम कहें रियल ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें जहां धमनियां खुलती नहीं है, वो बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन धमनियों की बीमारी है। धमनियां यानी खून की नलियों की, आर्टरीज की बीमारी है, पतली पतली आर्टरीज की बीमारी है। वो सिर्फ पेनिस की आर्टरी नहीं है, वो आर्टरी तो हार्ट में भी है, वो आर्टरी किडनी में भी है, वो आर्टरी आंख के रेटिना में भी, ब्रेन में भी है, पूरी बॉडी में। हालांकि हम सबसे पहले नोटिस कर पाते हैं पेनिस की, क्योंकि पेनिस का फंक्शन हम रोज टेस्ट कर रहे हैं, रोज इरेक्शन चेक करते हैं, रोज हमारा चाहिए उतना, लेकिन नहीं आ रहा। बाकी हार्ट का तो हम चेक नहीं करते क्योंकि हम कितना दौड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक तरह से मैं कहूँगा कि इसको सिर्फ एक इसलिए नहीं कि चेक कराना जरूरी है कि ये गुप्त रोग है या सेक्सुअल प्रॉब्लम, बल्कि हमको एक इसलिए भी इस पे इलाज कराना जरूरी है क्योंकि इसकी यदि हम जड़ पे जाएंगे, जड़ को यदि हम नहीं समझते, उसको ठीक नहीं करते, तो हमें दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। टेडालाफिल या सिल्डेनाफिल
ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं बढ़ाती है पेनिस का, ये बाकी में भी असर करती है, हार्ट में भी इंप्रूवमेंट करती है, लंग्स की कैपिलरीज को बढ़ाती है। देखा जाए टडालाफिल और सिल्डेनाफिल को मैं ये कहता हूँ दे आर वेरी गुड ड्रग्स, वेरी सेफ ड्रग्स। यदि आपको इस तरीके की समस्याएं शुरू हो गई हैं तो आपको लेना ही चाहिए। दे आर नॉट बैड, दे आर बेनिफिशियल। सर मैं जैसे जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, नॉर्मल लड़के लेकिन होते यदि हैं, आपने डोज बढ़ा दी तो साइड इफेक्ट आने लगते हैं, बस ये साइड इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ हेडेक, बदन दर्द, ये हो सकता है, वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर राकेश आप कुछ कहना चाहेंगे? इन सब चीजों को विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को जरूरत नहीं भी होती है, फिर वो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ले लेते हैं, और कई बार अंडरलाइन कुछ हिडन बीमारी सुन लिया दोस्तों से, नहीं जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है या कभी किसी होता है, तो उस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, लो डोज में भी प्राइपेज में एक बीमारी होती है जिसमें पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाता है और पेनफुल इरेक्शन हो जाता है उसमें, और फिर वो कम नहीं होता है। वो सिचुएशन बड़ी खराब होती है उसमें, फिर उसके पेनिस में मतलब पूरे परमानेंटली वो हो सकता है बाद में वो कि उसका इरेक्शन ही ना हो। तो इसीलिए ये सारी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्रिप्शन लें, क्योंकि वो बहुत सारी आपकी हिस्ट्री में सब चीजें पूछता है कि आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों का इरेक्ट पेनिस आ जाता है और उनका 5-6 घंटे भी अगर टाइम निकल गया तो फिर उसके बाद उनका कोई वो नहीं होता, फिर वो लास्ट में उनको फाइब्रोसिस हो जाता है और उनको इस बाद में इम्प्लांट, जैसे मैंने बताया आपको, इम्प्लांट ही डालने से काम चलता है। तो इस चीज से को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए जिनको इंडिकेशन नहीं है वो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटल के तौर पे ना लें सब मेडिसिन को बिना डॉक्टर एडवाइस के। डॉक्टर साहब ने जैसे आगाह किया, मैंने प्रमोट किया, तो डॉक्टर साहब के आगाह करना और मेरे को प्रमोट करने के बीच का बैलेंस ये है कि यदि आपको ऐसी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ रही है, सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएं, एडवाइस जरूर लें, यूरोलॉजिस्ट के पास, एंडोलॉजिस्ट के पास जाएं, एडवाइस लें। यदि आपका ऑर्गेनिक रीजन है, ऑर्गेनिक का मतलब वाकई ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप बिल्कुल लें, डरे नहीं। यदि प्रिस्क्राइब किया गया तो लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसमें कोई लंबे समय में कोई नुकसान नहीं है। बट बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्रिएशन के लिए, जैसे यंग लोग, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसको जरूरत नहीं है। यदि आपका नेचुरल इरेक्शन होता है, दिन में एक बार भी नेचुरल इरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपको टटालाफिल की जरूरत नहीं है। नहीं है, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। यदि आपका मॉर्निंग इरेक्शन बढ़िया हो रहा है, ओके, हाँ, मॉर्निंग इरेक्शन आपका बढ़िया हो रहा है, पेनिस अच्छा हार्ड इरेक्ट हो रहा है, सो इसका मतलब है आपकी धमनियां नहीं चाहिए आपकी धमनियां पूरी तरह खुलती हैं, तो यू डोंट रिक्वायर। तो ऐसे यही एक, जब आपने से पूछा कि कैसे जाने कि साइकोलॉजिकल है या ऑर्गेनिक है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसके लिए हम लोग हिस्ट्री पूछते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन कैसा होता है आपका। मॉर्निंग इरेक्शन का मतलब यह है कि जब हम पार्टनर के साथ नहीं है, हमें कोई टेंशन तनाव नहीं है, हमें कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं है, तो मेरी बात ना, हमें परफॉर्म तो करने नेचुरली हो रहा है, ठीक है, ड्रीम में कुछ आया और इरेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पेनिस में गलती नहीं है, पेनिस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट तो हट गया ना, ठीक है। एक लड़का है जैसे, ठीक है, उसका मॉर्निंग इरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, मास्टरबेशन भी ठीक कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब वो अपने पार्टनर के पास जा रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल हो गया ना। तो तब वो लड़के क्या करते हैं, जाते केमिस्ट के पास, वाइग्रा दे दो भाई, खाया, और तब जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड वाइफ के पास। देखिए, फर्स्ट 1-2 ट्रायल के लिए ऐसा किया सकता है, जहां पर आप साइकोलॉजिकल कंपोनेंट से ओवरकम करने के लिए, जैसे क्या होता है कि पहली बार आप जब सब सेक्स, बहुत से लोगों के साथ ही होता है कि फर्स्ट टाइम जब पार्टनर के पास जाते हैं तो एक एंजाइटी होती है, उनको लगता है, स्ट्रेस ये होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा एंजाइटी होगी। जब एंजाइटी होगी तो आदमी कैसे करेगा, जैसे किसी गले में सांप डाल दिया जाए, वो इतना डरा हुआ होगा, है ना, तो वो क्या बोल पाएगा, क्या परफॉर्म करेगा, कैसे बोलेगा, क्योंकि भाई स्पीच भाषण दो तो कैसे बोलेगा, गले में सांप पड़ा है, मोला कैसे काट न ले, ठीक है। तो कहने का मतलब इतनी एंजाइटी है, तो वो उस एंजाइटी की वजह से वो सेक्स इरेक्शन होगा ही नहीं। तो इरेक्शन बेसिकली बॉडी में 2 सिस्टम चलते हैं, देखिए जानना जरूरी है। बॉडी में 2 सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, 2 सिस्टम विपरीत दिशा। सिंपैथेटिक सिस्टम जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, डरे होते हैं, घबराए होते हैं, है ना, और तो उस समय हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब उस कंडीशन में जब बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होता है, तो उस कंडीशन में मनोरंजन वाली कोई चीज नहीं होगी बॉडी में, बॉडी तैयार होगी किस चीज के लिए, सिर्फ लड़ाई के लिए,
भागने के लिए। जैसे हम सपोज कोई हमारे पीछे यदि शेर आ जाए जंगल में, तो हम क्या उस समय क्या सेक्स के बारे में सोचेंगे? उस समय सोचेंगे भागे हम, भागे वहां से। तो उस समय हमारा दिल धड़क रहा हो, या कोई हमारे पीछे हमें गोली मारने के लिए चाकू लेके दौड़ा ले, सर्वाइवल के लिए बात होगी। युद्ध के मैदान में जब फाइट कर रहे होंगे तो सर्वाइवल के लिए जब जो सिस्टम हमारा दिल धड़क रहा होगा, तो वो बॉडी तैयार होती है हमें लड़ने के लिए, भागने के लिए, एस्केप करने के लिए, ठीक है, युद्ध के मैदान में। तो उस समय बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उस समय जो सिंपैथेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से, ठीक है। और जब हम पूरी तरह रिलैक्स होते हैं, बढ़िया सा खूब है ना, जीत के आए हैं युद्ध के बाद, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उस समय जब रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। तो सेक्स की अवस्था पैरासिम्पैथेटिक स्टेज में ही हो सकता है, सिंपैथेटिक स्टेज में नहीं हो सकता। हाँ। जब हम सिंपैथेटिक स्टेज में हैं तो उस समय सेक्सुअल वो केमिकल रिलीज ही नहीं है, वो केमिकल रिलीज ही नहीं होगा जो आपको सेक्सुअल इरेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। जो परफॉर्मेंस प्रेशर जो था, यस। तो जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारे पास सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत ज्यादा हाई होता है। सिंपैथेटिक ड्राइव होने की वजह से केमिकल जैसे नारएड्रेनालिन, एड्रेनालिन बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा निकलते हैं और उस कंडीशन में इरेक्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी को कैसे दूर करें? तो सिंपल बात है, परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए एक्सपेक्टेशन मेन ही बात है कि हमें जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, व्हेन वी थॉट कि नहीं हमें ऐसा करना है ना, हम पहले से एक अपना एक बना के चलें कि हमें इतनी देर करना ही है। जब हम एक दूसरे समझते नहीं है ना, हम इसको तब ये परफॉर्मेंस बेसिकली वही है ना कि आज के समय परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह क्या है? पोर्नोग्राफी। हम जो इतना सारा पोर्न देखते हैं और उसमें अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं, अनरियलिस्टिक वो शूट किया जाता है, अननेचुरल इन्वायरमेंट में सेक्स शूट किया जाता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। हम उसको मानते हैं कि ये 4 घंटे 5 घंटे ये एक स्टैंडर्ड है, हमको ऐसा करना है। और इनफैक्ट आज के समय में बहुत सी फीमेल्स भी ये सोचती है कि यही नॉर्मल है, ये होता है, हमको ऐसा ही चाहिए, है ना। सो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। कोई सॉल्यूशन है? परफॉर्मेंस दिस एजुकेशन ओनली, हमको ये पता है होना चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, तो हमें दोनों पार्टनर को समझाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा ही नॉर्मल सेक्सुअल टाइमिंग क्या है ना, नॉर्मल सेक्सुअल पोजीशंस क्या है, और पहली बार में एजैकुलेट हो जाना कॉमन बात है। तो ये सब चीज करके हम एंजाइटी दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अब जैसे जो है ऐसे में जब हम लोग नेचुरल तरीके से धीरे धीरे सने है ना, आप अचानक से सब करोगे तो बजाय उसके रिलैक्स होकर आप बाहर घूमिए, हनीमून पीरियड बनाया था, तो आप पहले कंफर्टेबल होइए, बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एक दूसरे समझिए, तो एंजाइटी अपने आप काफी कुछ कम हो जाएगी। इस तरह से ये मेरा कहना है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी जब होती है तो ये एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कौन से एक ये भी बहुत बड़ा मिथ आ गया है कि साइज मैटर करता है। साइज सेक्स के लिए बिल्कुल डज साइज मैटर? नहीं, देखिए मैटर तो करता है। साइज, पेनिस का साइज मैटर सिर्फ इसलिए करता है कि यदि कोई देखेगा, मतलब इरेक्टेड पेनिस, एक एडिक्वेट साइज पेनिस इरोटिक होता है, आंखों को हो सकता है आप इरोटिक करें, बट हाँ बिल्कुल किसी को तो डेफिनेटली इरोटिक होगा, बहुत ही छोटा होगा तो इट मे नॉट बी अपीलिंग। अदरवाइज यदि हम कहें कि एक एडिक्वेट पेनिस की वजाइना में पेनिट्रेशन, की वजाइना का सिर्फ इंटीरियर पार्ट है जो सेंसिटिव होता है, इंटीरियर 1/3, तो बहुत लंबा पेनिस होके बहुत अंदर तक चला जाएगा, वजाइना में डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा, तो उससे फीमेल्स को बहुत कोई प्लीजर नहीं होता बल्कि पेन ही होगा। ठीक है, समझ रहा हो ना। तो इंटरनल पार्ट में डीप पेनिट्रेशन में फीमेल्स को कुछ ऐसा एहसास नहीं होता कि बहुत पेनिट्रेशन। हाँ, एक्चुअली में कुछ लोगों का पेनिस बहुत छोटा होता है। देखिए, हर चीज का नॉर्मल वेरिएशन सोसाइटी में तो सब चीज का है। अच्छा। जैसे हम सब लोगों का रंग रूप अलग है, सबका कद काठी अलग है, तो इस तरह से हर चीज में वेरिएशन तो है। इस चीज को हम झुठला नहीं सकते। मैंने कई डॉक्टर्स के पॉडकास्ट इस चीज को झुठला नहीं सकते कि नॉर्मल वेरिएशन नहीं है, बट ये है कि रेशियल वेरिएशन, जिसे हमें क्या कि एक इंडियन का एवरेज जो साइज होता है वो इंडियन का एवरेज साइज है, इस तरह एक एवरेज अफ्रीकन साइज अलग साइज, जापानीज का अलग साइज, रेशियल अलग अलग रेस का। तो हम क्रॉस रेस कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। और एक एवरेज इंडियन साइज लगभग एक जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा। एक पॉडकास्ट में एक सर कह रहे थे कि अगर आप होल्ड करते हो पीनस को, अगर आप इससे ऊपर नहीं जा रहे, इट मींस सच में छोटा है।
कुछ ऐसा है? ऐसा कोई देखिए पैरामीटर है ऐसा कुछ? देखो थोड़ा वेरिएशन तो है, करीब हम मानते हैं इरेक्ट पेनिस की जो लेंथ है 5 इंच तक स्टैंडर्ड है, आइडियल। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर राकेश? 5 इंच तक इट इज नॉर्मल इन इंडियन। ओके ओके। ठीक है। बाकी कुछ लोग 6 इंच 7 इंच 8 इंच की तुलना, दिस इज स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट, मतलब वैसा ही है। जैसे हम लोग ये कहें कि इंसानों की ज्यादातर हाइट जो मेल्स की हाइट कहें 5 फुट 6 इंच इंडियन हाइट है, 7 इंच 5 फुट 7 इंच 8 इंच, 6 फुट के बहुत कम हो गए। जो वेरिएशन 1 2 3 इंच का ही वेरिएशन है, घट ही रही है। 5 फुट जो 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 10 इंच तक ही है, 2 3 4 इंच में ही सब है वेरिएशन। इस तरह पेनिस साइज में भी थोड़ा वेरिएशन है, बट उससे सेक्सुअल प्लीजर में अमूमन फर्क नहीं आता। ओके। ये नहीं, अमूमन थोड़े बहुत यदि 1 इंच आधा इंच से सेक्सुअल प्लीजर में फर्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आइडियल साइज अगर पीनस का 5 इंच है तो क्या कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कुछ ऐसा भी है पैरामीटर है? बहुत ज़्यादा ही छोटा पेनस? देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो पेनिस बोलते हैं। हाँ वही है ना, वो पैथोलॉजिकल बीमारी है, ऐसा नहीं वो नहीं है, उनको वो अलग कैटेगरी है। लेकिन ज्यादातर वो जो जिस हम लोग पास जो मरीज आते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं होते। ओके। वो अलग ही बीमारियां हैं, वो डेनाइटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता किसी वजह से, हार्मोनल रीजन, वो बचपन से ही पता चल जाता है। हाइपोस्पेडियस है, जेनेटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो होता है। अब बहुत से लोगों में पेनिस छोटा नहीं होता। बेसिकली मैं कहूँ कि ये बहुत से लोग कहते हैं मेरा पेनिस छोटा हो रहा है या जो है उनका छोटा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो 90% केसेस में बताऊँ आपको कि वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। मतलब उनका इरेक्ट, यदि हम पेनिस की स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ मेजर करते हैं, स्ट्रेच्ड माने खींच कर जहाँ से मेजरमेंट करते हैं, वो हम लोग उसको मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर बोन है, पीवी बोन का अपर बार्डर से लेके ग्लांस के टिप तक मेजर करते हैं स्केल से, तो वो हम ज़्यादातर पाते हैं वो नॉर्मल है। लेकिन उनको होता क्या है कि वो हिडन होता है। हिडन क्यों होता है? छुपा हुआ होता है, वो फैट की वजह से। ऊपर जो फैट होता है वो एक तो ऊपर फैट की वजह से कुछ 1-2 इंच छुप गया भाई, 2 इंच का फैट यदि ऊपर जनरेट हो गया मोटापे की वजह से, इतनी सारी ओबेसिटी है, तो उसकी वजह से छुपा हुआ महसूस होता है। ठीक है। फिर किसी वजह से नीचे हाइड्रोसील है या कुछ वेब्ड पेनिस होता है, जैसे कभी स्क्रोटल की स्किन ऐसी होती है वो छुपा लेती है। तो ये कुछ वजह होती हैं जिनकी वजह से पेनिस छुपा हुआ महसूस होता है। ठीक है, रादर देन वाकई ये कहे कि ये छोटा है। डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन है? इज इट ओके? तो मैं ये जानना जरूरी कि आप इसमें यदि हम वेट लॉस करना है, फैट रिड्यूस करेंगे, सुपराप्यूबिक फैट को वेट रिडक्शन से कम किया सकता है या लाइपोसक्शन वगैरह से करके हम ठीक कर सकते हैं, तो पेनिस विजिबल होने लगता है, जो छुपा हुआ पेनिस दिखने लगता है, मैं ये कहूँगा। ओके। बस यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद, हमने एक मिथ को तो बस्टेड कर दिया कि साइज का क्या होता है। ठीक है, साइज मैटर करता है। साइज जैसे मिलता है, साइज पेनिट्रेशन के बाद साइज का बहुत मैटर नहीं करता। ओके ओके ओके। साइज सिर्फ मैटर कर सकता है कि थोड़ा वो यदि इरेक्टेड पेनिस है तो विजुअली हाँ, इरोटिक विजुअलाइजेशन में हो सकता है, किसी आदमी को देखने में लगे कि नहीं, वो हो सकता है, थोड़ा वो हो सकता है, उसका क्या ब्रेन में क्रैक रहा है। लेकिन पेनिट्रेशन के दौरान बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जो प्लीजर है वो जो रब से है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी से है ना। वो जो वजाना में जो प्लीजर आ रहा है, जो फीमेल को मिल रहा है या हमको जो प्लीजर मिल रहा है, वो इंटीरियर पार्ट में ही मिल रहा है, और उसकी इंटरनल लंबाई से कोई मैटर नहीं करता। कितना फ्रिक्वेंटली आप, फ्रिक्वेंसी क्या है ना, कितना थ्रस्ट दे रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ओवरकम किया सकता है। इस लंबाई के इशू को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, मतलब वी कैन सेटिस्फाई दोज पीपल्स हु आर फीलिंग दैट देयर पेनिस इज शॉर्ट, या वाकई जिनका शॉर्ट है। ठीक है, तो वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक बेटर फोर प्ले के माध्यम से। ठीक है, अपने सेक्सुअल जो सेक्स एक्ट है उसकी टेक्निक को हम चेंज करके हम इसको we can provide more pleasure to opposite partner. ठीक है, in that way we can overcome this deficiencies. बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा। दूसरा मिथ ये होता है लड़कियों के पास कि पतले लड़कों का पीनस बड़ा होता है और मोटे लड़कों का पीनस
छोटा होता है, ये क्या होता है? वही मैंने जो बताया, ऐसा कुछ नहीं है। वही है, पतला मोटा, जैसे बताया कि मोटे लोगों में पेनिस अमूमन छुप जाता है, ओके, हिडन हो जाता है, छुप जाता है, ऐसा बॉडी लगता है। बड़ी है, बॉडी बड़ी है, पेट की वजह से दिख नहीं रहा, हाँ। सुप्रापिक फैट की वजह से दिख नहीं रहा, और स्क्रोटम में भी कुछ ना कुछ वैसे तो स्क्रोटम फैट नहीं होता, It's a myth लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं। और लेकिन एक बात मैं और भी कहूँ कि मोटापा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल बिल्कुल यही बात करता है। बिल्कुल 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 यही वैसी बात कहता हूँ कि जो मोटापा एक तरह से इट्स अगेंस्ट, यदि आप मोटे हैं तो आपके अंदर हार्मोन्स लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाँ, डाउन बट इससे होता है। पेनिस साइज कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा। यदि मोटे हो गए तो पेनिस साइज में कोई फर्क, पेनिस का जो लेंथ है वो कभी भी, जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं, यदि हम कहें कि हमारा हाथ छोटा हो गया, कैसे हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कान छोटा हो गया, नहीं है ना, वो ऑर्गन है। ऐसे पेनिस भी एक ऑर्गन है, वो छोटा नहीं हो जाता, वो थोड़ा सा छिप सकता है, या कभी कभी उसके ऊपर की मांसपेशियां थोड़ी सी होती है जो थोड़ा पुल कर लेती है हल्का सा, तो ऐसा हिडन सा हो सकता है, बट यही कह सकते हैं।